नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ता है चीन से। चीन के साथ अगर देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से चीन को एक घेरने की जो रणनीति है वो जापान और अमेरिका और उनके जो सहयोगी देश हैं उनके द्वारा की जा रही है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पे चीन पर अब हमले की जो एक आइलैंड चैन स्ट्रेटजी है वो चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो स्ट्रेटजी है जिसे हम आइलैंड चेन स्ट्रेटजी कह रहे हैं, आखिर ये है क्या और इसके संदर्भ में कौन सी रणनीति किसके द्वारा अपनाई जा रही है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं कि आखिर ये न्यूज है क्या, इसके अलावा इसका प्रभाव क्या है और ये खास तौर पे इस तरह की जो स्ट्रेटजी है ये क्यों उठाई जा रही है जापान, अमेरिका या जो उसके सहयोगी देश हैं और कैसे चीन को ये काउंटर कर सकते हैं और किस संदर्भ में चीन को ये काउंटर करना चाह रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखेंगे कि आखिर न्यूज क्या है। तो न्यूज यही है कि चीन पर अब हमला करने की जो एक तैयारी है, एक पूरी जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। और ये कहां से देखने को मिल रही है तो ये जापान से देखने को मिल रही है। जापान ने इसकी पूरी जो तैयारी है वो कर ली है और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे पूरा जो मैप पर आधारित ये पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे कैसे जापान स्ट्रेटजी बना रहा है चीन को घेरने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरे साउथ चाइना सी या एक तरह से पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो चीन की गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ी हैं सामरिक रूप से। और एक तरह से चीन क्या चाह रहा है कि इन सभी क्षेत्रों पर अपनी जो प्रभुसत्ता है, अपनी जो एक दबाव की नीति है उसे वो स्थापित कर ले। और इसी को लेकर देखें तो दुनिया के सुपर पावर्स जो हैं वो चिंतित हैं और इसमें अब जो चिंता का कारण बन चुका है वो जापान के लिए चीन बन चुका है। और इस कारण से जो जापान है वो चीन को काउंटर करना चाह रहा है। और इसी को लेकर देखेंगे तो एक खास जो रणनीति है वो जापान, अमेरिका और यहाँ इनके जो सहयोगी देश हैं इनके द्वारा चीन को घेरने के लिए बनाई जा रही है। जो जापान के दक्षिण पश्चिम जो द्वीप है वहाँ पर बड़े स्तर पर जो स्ट्रेटजिक तैयारियाँ हैं जैसे कि मिसाइल तैनात करने की या इस तरह के जो भी विभिन्न तटीय क्षेत्र हैं वहां पर महत्वपूर्ण जो रक्षा उत्पाद हैं उनको स्थापित किया जा रहा है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें कि ये मुद्दा खास तौर पे क्यों चर्चा में है तो देखिए जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वो इस समय देखें तो चीन की बढ़ती हुई जो गतिविधियां हैं और चीन क्या है कि एक तरह से उसकी जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है। जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि ताइवान के ऊपर वो क्या कर रहा है कि विशेष दबाव बना रहा है। और अभी हाल में जापान में एक बैठक हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था और वो जो सम्मेलन था एक तरह से सांस्कृतिक सम्मेलन था, अवेयरनेस सम्मेलन था। वहां पर चीन ने अपने दबाव में आयोजकों को लिया और जो ताइवान है एक आइलैंड वाला जो देश है उसके झंडे, उसके नाम को वहां बदलवा दिया। और ये इसीलिए बदलवाया कि वो अब ताइवान को पूरी तरह से कहता है कि ये हमारा एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन वो हमारा पार्ट है। तो इस तरह से क्या है कि दुनिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, खासतौर पे चाइना सी वाला जो क्षेत्र है, एशिया प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, इंडियन ओशियन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी जो सैन्य ताकत है उसे तेजी से बढ़ा रहा है। तो इस चीन के विस्तारवादी नीति से कई सारे जो देश हैं वो परेशान है। जैसे अमेरिका परेशान है, जापान परेशान है, इंडोनेशिया परेशान है, ताइवान परेशान है, भारत तक परेशान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये सूचना आ रही है कि जापान और अमेरिका मिलकर कुछ अपने सहयोगियों के साथ क्या है कि चीन को चारों तरफ से घेरने की एक रणनीति बना रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जापान अपने सबसे दक्षिण पश्चिम जो द्वीप है उस पर हम देखेंगे, उस द्वीप पर क्या है कि एडवांस टाइप की 12 जो मिसाइल हैं वो तैनात करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जो चीन के तटीय जो इलाके हैं उनसे काफ़ी उसकी नज़दीकी है। तो इस कारण से देखें तो चीन के लिए जो सुरक्षा जो चिंता है वो अब बढ़ने वाली है। इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे एक स्ट्रेटजी चर्चा में देखने को मिल रही है। अब स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो चर्चा में है, आइलैंड चैन स्ट्रेटजी। आखिर ये स्ट्रेटजी है क्या तो देखिए ये आपको मैप में देखने को मिल रहा है। इधर ये देखिए कई सारे द्वीपों से मिलकर जो जापान बनता है तो ये जापान द्वीप समूह है। इधर अगर आप आएंगे तो ये चीन वाला क्षेत्र है, ये आपका ताइवान है
और नीचे आएंगे तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात हो रही है चीन को घेरने को लेकर, जो आइलैंड चेन, जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है उसकी। तो देखिए, अमेरिका के द्वारा ही ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या की गई है, एक तरह से बनाई गई है, अपनाई गई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत देखें तो चीन की जो नौसेना है, जो वहाँ की चीन की नेवी है, उसकी जो वायुसेना है, जो वायु पावर है, जो एयर डिफेंस पावर है, उसके आसपास के जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ही चीन को सीमित करने की ये जो रणनीति है वो कह सकते हैं आइलैंड चैन स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में खास तौर पे आप देखेंगे तो इधर जो जापान है, इधर ताइवान है, और उसके बाद देखेंगे तो इधर फिलीपींस है। तो ये तीन यहाँ पर जो देश हैं प्रमुख, कह सकते हैं कि इसमें जापान द्वीप समूह है, इसमें शामिल है। और सहयोगी देश के तौर पे देखेंगे तो फिलीपींस और ताइवान है। हाल ही में देखें तो ताइवान के संदर्भ में अमेरिका की एक खास तौर पे एक कह सकते हैं कि एक इस तरह का नियम, या कह सकते हैं कि एक सहमति पत्र है कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा करेगा, जैसे कि वो जापान के संदर्भ में एक एग्रीमेंट कर चुका है। तो उसी के तहत देखें तो अमेरिका जो है वो जापान, ताइवान, फिलीपींस जैसे जो भी सहयोगी देश के हैं उनके साथ, उनके सहयोग से अमेरिका जो है वो चीन की क्या कर रहा है, यहां पर घेराबंदी कर रहा है। और यही स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, आइलैंड चेन स्ट्रेटजी। यानी आइलैंड वाले जो देश है उनका एक चेन बनाकर जो चीन है, चीन की जो नौसेना है, जो वायुसेना है, जो एयर डिफेंस उसका बेस है, उन सभी को चीन के समुद्री क्षेत्र में ही रोक लेना। यही क्या है, यहाँ पर आइलैंड चेन स्ट्रेटजी है। यहाँ पर सबसे जो बड़ा ये चेन बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट भागीदार है वो कौन सा देश है, वो जापान है। इसके बाद देखेंगे तो ये ताइवान है, और उसके बाद तीसरा जो है वो फिलीपींस है। ये जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो चैन है ये पूर्वी चीन सागर, जो यहाँ पर चाइना सी है, उसका ईस्ट जो चाइना सी है उस क्षेत्र में, उसको लेकर जो साउथ चाइना सी है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र तक ये फैले हुए होंगे। और ये जो पूरा इलाका है ये चीन के लिए देखें तो काफ़ी रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस कारण से यहाँ पर चीन को घेरने की जो रणनीति है वो अब बना ली गई है। तो इसी की हम चर्चा करें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से जो लोकेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे देखिए, इधर से आप देखेंगे तो जापान द्वीप समूह है, इसके जो बड़े द्वीप हैं उनको देख सकते हैं। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम में जापान का, तो जो क्यूशू आइलैंड है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मिसाइलें हैं 12 टाइप की वो यहीं पर जापान क्या कर रहा है, तैनात कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोकेशन है, जैसे सी ऑफ जापान यहाँ पर आप देख सकते हैं। इधर ये साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओकिनावा जो आइलैंड है जिस पर जापान का अधिकार है, उसके बाद ताइवान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है, जैसे यहाँ पर देखिए, इधर भी देखेंगे तो जापान के साउथ में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है, इनके द्वारा क्या है कि देखिए एक चेन बन रही है। इस तरह से देखिए ये पूरी चेन बन रही है, ताइवान, फिर यहाँ से बहुत सारे आइलैंड हैं उनसे, और फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको फिलीपींस देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा जो एक चेन बन रहा है, इससे क्या किया जाएगा कि चीन को घेरने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर जो चीन की नेवी है वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो जाए, न कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहुंचे, इंडियन ओशियन क्षेत्र में पहुंचे और अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। उसके लिए क्या है कि ये जो खास तौर पे यहाँ पर एक तरह से कहें कि ये जो स्ट्रेटजी है, जो इसकी हम बात करें कि आइलैंड चैन स्ट्रेटजी, तो ये क्या है कि ये बनाई गई है यहाँ पर अमेरिका, जापान, ताइवान और फिलीपींस के द्वारा। तो ये आप देख लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे कुछ जो चैनल हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। ताइवान और इधर देखेंगे तो इधर मलेशिया है, इनके बीच में फिलीपींस है। तो यहाँ पर जो बेसी या बस्सी जिसे चैनल बोलते हैं, इसका लोकेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो चैनल है ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, तो यहाँ के लिए महत्वपूर्ण लोकेशन है। उसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको राजधानी मनीला भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो टाइप 12 जो मिसाइल है ये खास तौर पे चर्चा में है।
जापान के द्वारा विकसित ये क्या है, एडवांस टाइप 12 मिसाइलें हैं। और ये अब पहले से इनकी जो रेंज है वो काफ़ी अधिक कर दी गई है, एडवांस इन्हें बना दिया गया है। और इन मिसाइलों की जो रेंज है वो 621 किलोमीटर है, यानी इस रेंज में किसी भी टारगेट को ये हिट कर सकती हैं। ये जवाबी हमले की जो ताकत है उससे पूरी तरह से लैस है। समुद्री जहाज़ों को क्या कर सकते हैं, ये नष्ट कर सकते हैं। तो अगर चीन का कोई भी इस तरह का सबमेरिन है, कोई उसकी कह सकते हैं कि कोई उसका वारशिप है, तो उसे क्या कर सकता है कि ये जापान की जो मिसाइलें हैं ये पूरी तरह से हिट कर सकती हैं। जो एक तरह से स्टैंड ऑफ जो डिफेंस है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो मजबूत कर सकती हैं और दुश्मन की सीमा के बाहर से ही लक्ष्य भेद सकती हैं, यानी टारगेट को हिट कर सकती हैं। कैसे, अगर बात करें कि इनकी जो तैनाती है वो कहाँ पर की जाएगी, तो यहाँ पर देखिए ये जापान द्वीप समूह है। इसमें अगर देखेंगे तो ऊपर से आएंगे तो होन्शु, होन्शु के बाद नीचे आइए तो आपको शिकोकू, और फिर सबसे लास्ट में जो आप देखेंगे ये इसके दक्षिण पश्चिम में जापान द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिण पश्चिम वाला कह सकते हैं कि जो द्वीप है वो कौन सा है, वो क्यूशू है। और यहीं पर क्या तैनात की जा रही हैं, तो यहीं पर जो मिसाइलें हैं वो क्या की जाएंगी, वो तैनात की जाएंगी। 12 टाइप की जो मिसाइल हैं। और यहाँ से देखिए कि जो चीन की नज़दीकी है वो क्या है कि इस क्षेत्र में सबसे नज़दीकी ये जो आइलैंड है, और इधर भी आप देखेंगे तो इस तरह का जो पूरा एक चेन बनेगा और इससे क्या होगा कि जो चीन है वो घेर लिया जाएगा। यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी सुनने देखने को मिली हैं, जैसे न्यूज की रिपोर्ट आई है, उसका ये रिपोर्ट में कहना है कि जो मिसाइलें हैं ये जापान के सबसे दक्षिणी जो द्वीप है, क्यूशू जो द्वीप है, यहाँ पर तैनात की जा रही हैं। यहाँ से पूर्वी चीन सागर, इधर देखें तो ये पूरा सी आप जो जापान है ईस्ट सी है, और इधर देखेंगे तो जो ईस्टर्न चाइना सी है, जो चीन सागर है, उसके चीन के जो तटीय क्षेत्र हैं उनसे इसकी जो नज़दीकी है वो काफ़ी अधिक है। जैसे इधर देखेंगे ये कोरिया प्रायद्वीप है, और कोरिया जो प्रायद्वीप है वहाँ तक जो मिसाइलें हैं वो आसानी से पहुँचाई जा सकती हैं। और ये जो मिसाइलें हैं ये चीन के विरुद्ध एक डिटरेंस कह सकते हैं, एक निवारक के तौर पे यहाँ पर काम करेंगी। हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर के स्तर पे क्या किया जा सकता है, चीन को यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो आइलैंड चैन स्ट्रेटजी है, ये आखिर अमेरिका, जापान, फिलीपींस या जो सहयोगी देश हैं उनके द्वारा क्यों बनाई गई है, या फिर कहें कि ये जो कदम है आखिर ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही हमने बताया कि चीन की जो नेवी है, जो नौसेना है, वो पूर्वी और दक्षिणी जो चीन सागर है, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो चीन की उपस्थिति है वो इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ये वाला पूरा अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीन है, चीन अपनी जो कह सकते हैं कि सामरिक क्षमता है, जो अपनी मौजूदगी है, वो ईस्ट चाइना सी और दूसरी तरफ आप देखेंगे साउथ चाइना सी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। और वो यही नहीं, यहाँ पर देखिए जो ताइवान एक देश के तौर पे है और जो जापान है उसके आसपास जो डिफेंस या कह सकते हैं कि जो बेस है वो स्थापित कर रहा है। यहाँ कई सारे जो एक्सरसाइज है वो संपादित कर रहा है, और घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो तेजी से चीन के द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही हैं। अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी देश हैं, जैसे जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, ये सभी देश क्या कर रहे हैं कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से अब एकजुट हो चुके हैं। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जो घुसपैठ की नीति है, जो आसपास इन विभिन्न क्षेत्रों में जो एक अभ्यास की जो नीति है, ये कहीं ना कहीं ये क्या जो स्ट्रेटजी है चीन की, इससे जापान, ताइवान, फिलीपींस या यहाँ के विभिन्न जो क्षेत्र हैं ये आतंकित हैं। और इसी कारण से इस तरह के जो कदम है कि यहाँ पर एक आइलैंड चैन स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिससे क्या हो कि चीन की जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, उसको उसी के क्षेत्र में सीमित किया जा सके। और इसको लेकर अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश है वो पूरी तरह से अब जागरूक हो चुके हैं। इसके लिए जो कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी गई है। जापान के लिए ये जो कदम है ये रक्षा तक ही सीमित नहीं है, डिफेंस सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या है कि एक रणनीतिक जो निवारण है, जो स्ट्रेटजिक कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स है, उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर चीन इधर है, इधर जापान है, इधर ताइवान है, उसके साउथ में फिलीपींस है। अब यहाँ पर जो जापान की एक व्यापक जो
सैन्य नीति है वो अब लागू की जा रही है इस क्षेत्र में। एक तो पहली बात क्या है कि यहाँ पर एक तरह से पूरी एक चेन बनाई जाएगी जो जापान, ताइवान और नीचे फिलीपींस से जुड़ी होगी। यहाँ पर बहुत सारे जो आइलैंड हैं इनके साथ ये चेन क्या कर दी जाएगी, यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। देखिए बहुत सारे आइलैंड हैं, इनके साथ ये चैन जो आइलैंड जो नीति है ये यहाँ पर क्या की जा रही है, ये लागू की जा रही है। अब जापान अपने जो भी युद्धपोत हैं, जो वारशिप हैं और जो लड़ाकू विमान है उनका जो संचालन है उनके अनुकूल बनाने की जो योजना है वो भी यहाँ पर जापान ने शुरू कर दी है। तो जापान यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पूरा अपना सैन्य नीति है उसे यहाँ पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो उन द्वीपों पर बहुत सारे जो यहाँ पर इस पूरे साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी जो पूरा ये क्षेत्र है यहाँ पर जो विभिन्न आइलैंड है उन द्वीपों पर स्थित हवाई अड्डों को भी क्या कर रहा है कि जापान जो है वो अपग्रेड कर रहा है। तो जितने भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हवाई अड्डे हैं उनको अब जापान क्या कर रहा है, अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आसानी से जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाकर चीन के ऊपर एक डिटरेंस उत्पन्न किया जा सके, एक काउंटर करने की जो नीति है वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू की जा सके। और ये पूरी जो तैयारी है जापान को सक्रिय जो एक्टिव जो डिफेंस है और जो आक्रामक जवाब है वो एक पावर देने के लिए की जा रही है। तो इस तरह का जो प्रयास है वो जापान के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि आखिर इस तरह की जो रणनीति अमेरिका कह सकते हैं, यूएसए है, जापान है, इधर ताइवान है, नीचे फिलीपींस है, इनके द्वारा इस तरह की जो आइलैंड चैन स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है तो क्या चीन चुपचाप बैठा रहेगा? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चीन के अगर रिएक्शन की बात करें कि चीन के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चीन पहले ही जापान और अमेरिका इनकी जो घेराबंदी है उसकी जो रणनीति है उसको क्या बता दिया है, ये कह रहा है कि ये हमें उकसाने वाली नीति है। हमें क्या कह रहे हैं कि जो अमेरिका है, जो जापान है वो चीन को उकसा रहे हैं। और चीन इसके संदर्भ में ये भी बात करता है, ये भी दावा करता है कि ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं ये उसके अपने क्षेत्र हैं और किसी भी सैन्य जो तैनाती है और जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए हम खतरा मानेंगे। इस तरह की जो भी स्ट्रेटजी है और आने वाले समय में इन गतिविधियों को चीन, जापान, अमेरिका जो संबंध है और इनके बीच में देखें तो जो तनाव है वो अब उभरने की बात जो है वो खुलकर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसे सामान्य बात चीन नहीं ले रहा और इसके संदर्भ में वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अपनाएगा। इन क्षेत्रों पर अधिकार वो अब करने का प्रयास करेगा और इसको लेकर जो चीन है, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, जो अमेरिका है, इनके बीच में आने वाले समय में जो तनाव है वो देखने को मिल सकता है। अगर पूरे इस चाइना सी वाले की बात करें, साउथ चाइना जो सी है ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रीजन है, या तो ईस्टर्न चाइना सी की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जलीय जो क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका जो भू राजनीतिक महत्व है, जो ग्लोबल महत्व है, जो आर्थिक महत्व वो काफ़ी अधिक है। कैसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है इसका पहले तो लोकेशन आप देखिए, इधर देखिए चीन है, उसके नीचे आप आएंगे वियतनाम और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो ताइवान, उसके नीचे फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे देखने को मिलेंगे। इधर मलेशिया का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात क्या है कि इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है कई सारे आइलैंडों से ये घिरा हुआ है और कई वर्षों से देखें तो कूटनीतिक स्तर पे ये विवाद का भी कारण रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि ये एक ट्रेड रूट के तौर पे जाना जाता है। ये क्या है? एक व्यापारिक शिपमेंट रूट है जहां पर बड़े स्तर पे जो व्यापारिक मार्ग के तौर पे ये पूरा रूट, ये क्षेत्र विकसित हुआ है। तो इस पर नियंत्रण को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। चीन के द्वारा पूरा जो ये सागरी क्षेत्र है इस पर दावा किया जाता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारे देश के सीमा क्षेत्र के तहत आता है और ये दावा हमेशा चीन करता है। अमेरिका समेत अन्य जो देश हैं वो इसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर घेराबंदी की रणनीति अपना रहे हैं और एक फ्लैश जो पॉइंट है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात करें कि ये पूरा जो क्षेत्र है इसके कई सारे जो महत्व हैं वो भी हम देख सकते हैं। पहली बात
कि ये पूरा जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है उसी का एक मार्जिनल कह सकते हैं कि सागर है, ये सीमांत सागर के तौर पे जाना जाता है। और ये किसका पार्ट माना जा सकता है, तो ये पैसिफिक ओशियन का ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके चारों ओर देखेंगे तो ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे देश हैं जिनके बीच में ये अवस्थित है और इस कारण से यहाँ पर जो शिपिंग रूट्स हैं, विभिन्न जो आइलैंड हैं, उनके जो आर्थिक महत्व हैं, या फिर कहें ये सागरी जो क्षेत्र है, ऑयल और नेचुरल गैस के अवेलेबिलिटी के कारण भी पूरी तरह से देखें तो संसाधन संपन्न क्षेत्र है। और इसी को लेकर देखेंगे तो इधर चीन है, ताइवान है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इधर जापान है, इन कंबोडिया है, इंडोनेशिया, इनके बीच में क्या है कि इस क्षेत्र को लेकर हमेशा तानातानी देखने को मिलता है। दूसरी बात की जो इंडियन ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है उनके बीच में देखेंगे तो ये एक एंट्री पॉइंट के तौर पे मौजूद है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रवेश द्वार के तौर पे जाना जाता है कि एक तरफ से जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, और दूसरे तरफ से देखेंगे तो जो प्रशांत महासागर है, तो उनका एक प्रवेश द्वार के तौर पे जाना जाता है। और इसी कारण से इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो इसके भू रणनीतिक महत्व है, अगर बात करेंगे कि आखिर वो क्यों महत्व है, तो देखिए जो मलक्का जल डमरूमध्य है, यहाँ पर देखिए ये मलक्का स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, स्टेट क्या होता है कि दो जो बड़े जली खंड है, इधर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको क्या करता है, और इधर क्या है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का ये काम करता है। और इसी कारण से ये हमेशा क्या होता है कि चर्चा में रहता है। इधर जावा सी है, इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको ये जोड़ने का काम करता है। तो ये जो यहाँ पर मलक्का स्टेट है, इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मलक्का स्टेट है ये क्या करता है कि यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इनके बीच में ये अवस्थित है। तो इस कारण से इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ से इधर देखेंगे ये चाइना सी है, ये क्या है, ये चाइना सी है जो चीन सागर है, उसके लिए क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो ये जो स्टेट है ये चोक पॉइंट कहलाता है। ये क्या है, एक तरह से चोक पॉइंट का काम करता है कि यहाँ से इसकी एंट्री होती है और चाहा जाए तो यहाँ से इसे रोका भी जा सकता है। यानी कि वैश्विक जो व्यापार इस पूरे चीन सागर में होता है, यहाँ के लिए क्या है कि एक पूरी तरह से चेक पॉइंट है, यानी ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अधिकार को लेकर, इन विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर लगातार तनाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो चर्चा में है, जैसे 9 डैश लाइन। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ऐसे जो ये डॉट बन रहे हैं, ये कितने हैं, ये नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, ये 9 है। ऐसे जो डॉट्स हैं ये 9 है और इन्हें ही क्या बोला जाता है, 9 डैश लाइन कहा जाता है, जिसको लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। दक्षिण चीन सागर, ये देखिए साउथ चाइना सी है, दक्षिण जो चीन सागर है उसके लगभग 90% पे जो चीन है वो क्या करता है, वो दावा करता है कि ये हमारे पार्ट में आता है, हमारे सीमा क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से इसने क्या किया है कि एक मैप बनाया है जिसमें 9 डैश लाइन बना है और इस तरह से एक क्षेत्र को सीमांकित किया है। ये पूरा देखिए, ये पूरा क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र को चीन कहता है। यानी कि एक तरह से देखेंगे साउथ चाइना सी का लगभग 90%, एक तरह से अधिकांश पूरा जो क्षेत्र है उस पर दावा करता है। और ये जो दावा है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पहले का है। 1940 के दशक में बनाए गए चीन के एक नक्शे के रूप में क्या किया गया, ये बनाया गया। जैसे आप देखेंगे इसका जो आकार है, आप देखिए इस तरह से, आप थोड़ा सा इसे डार्क कर लिए 9 डैश लाइन को, तो ये देखिए ये यू शेप में बन जाता है। यू आकार की 9 जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं के आधार पर 1940 में बनाई गई एक मानचित्र पर आधारित है। ये जो रेखा है कई देशों के जो कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं, जिन्हें EEZ कहते हैं, अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र हैं, उनको कह सकते हैं कि एक तरह से आरोपित करती है, आच्छादित करती है। तो एक तरह से जो यहाँ पर अन्य देश हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस 9 डैश से सटे हुए बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इधर फिलीपींस के जो EEZ क्षेत्र हैं, उन EEZ क्षेत्रों पे देखेंगे तो एक तरह से अतिक्रमण कर रहा है चीन। तो इस कारण से यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनेई, ऐसे क्षेत्रों का क्या है कि इस 9 डैश के द्वारा अतिक्रमण होता है। इस कारण से इन क्षेत्रों को लेकर विभिन्न देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। चीन जो है इन क्षेत्रों में कई सारे जो कृत्रिम आइलैंड हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल आइलैंड कह सकते हैं, वो भी क्या कर रहा है, अब वो बना रहा है। क्यों बना रहा है, ताकि उन विभिन्न क्षेत्रों पर जो
सैन्य ठिकाने हैं उनको स्थापित कर सके और यहाँ पर विभिन्न जो देशों के संदर्भ में जो एक अतिक्रमण है, एक विस्तारवादी जो नीति है, उसको वो यहाँ पर लागू कर सके। तो इस कारण से देखें तो ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो मैप है, ये खास तौर पे हमेशा विवादित रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैश्विक व्यापार में जो साउथ चाइना सी है, इसका जो महत्व है वो कितना है, क्यों है, तो उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो वैश्विक जो टोटल व्यापार होता है, ग्लोबल स्तर पे जो ट्रेड होता है, उस पे अगर हम देखें, उस आधार पर देखें तो ये जो क्षेत्र है साउथ चाइना सी का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये कहा जाता है कि दुनिया में जो टोटल शिप ट्रेडिंग होता है, शिपिंग जो ट्रेड होता है, उसका लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो साउथ चाइना सी से गुजरता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कुल दुनिया में होने वाले जो ट्रेड्स हैं, यानी कि शिपिंग जो ट्रेड्स हैं, उसमें क्या है कि सी रूट जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या है कि लगभग आप देख सकते हैं कि 30% से अधिक जो हिस्सा है वो साउथ चाइना सी के क्षेत्र से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेड के दृष्टिकोण से, ग्लोबल ट्रेड के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पर डेटा भी दिया गया, जैसे $3.6 ट्रिलियन के सामान का व्यापार यहाँ से बड़े स्तर पर होता है। विश्व के पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 40% इस क्षेत्र से गुजरता है। भारत, चीन, जापान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इनके जो व्यापार हैं ये यहीं से होते हैं। जैसे आप मैप पे देख सकते हैं, अगर मैप पे थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा बड़े मैप पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस मैप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो जापान है, या जापान के अलावा जो और जैसे ताइवान है, और इधर और आएंगे, नीचे जाएंगे इंडियन ओशियन, तो भारत। तो यहाँ से क्या है कि लगभग बड़े स्तर पे भारत, चीन, जापान के लिए ये जो रूट्स है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से इनके अधिकार जो हैं वो प्रभावित होते हैं और यहाँ से उनका अधिकांश जो ट्रेड है वो भी होता है। भारत के भी संदर्भ में देखें तो लगभग भारत का 30% जो ट्रेड है वो इस चाइना सी से, साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, और जापान के संदर्भ में तो 20% है। तो इस कारण से देखें तो साउथ चाइना सी को लेकर विभिन्न देशों के बीच में कह सकते हैं कि हमेशा क्या होता है कि विवाद बना रहता है। इसके अलावा देखेंगे तो ये पूरा साउथ चाइना जो सी है ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्स हैं, खास तौर पे देखें तो ऑयल या नेचुरल गैस के संदर्भ में इनकी जो प्रचुरता है, इनकी जो यहाँ पर उपलब्धता है, वो एक बड़ा विवाद है। और अब तक एक अनुमान है कि लगभग 5.38 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो प्राकृतिक गैस है वो साउथ चाइना सी में मौजूद है। यही नहीं, यहाँ पर लगभग 11 बिलियन जो बैरल क्रूड ऑयल है वो भी मौजूद है। तो इस बड़े प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार को लेकर चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अमेरिका, ये जो सभी देश हैं वो लगातार इस पर अधिकार करने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ते रह रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र, रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं, जो दुर्लभ खनिज तत्व होते हैं, उनकी भी मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में है। जो वर्तमान के लेटेस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन बैटरीज हैं, या इलेक्ट्रिक जो कह सकते हैं ईवी हैं, जो व्हीकल्स हैं, चिप्स हैं, अन्य जो उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनमें इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए लगातार इस क्षेत्र पर कह सकते हैं कि अधिकार बनाने को लेकर विभिन्न देशों के बीच में तानातनी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर एक आइलैंड चैन जो स्ट्रेटजी है वो अमेरिका, जापान, फिलीपींस के द्वारा चीन को घेरने के लिए बनाई जा रही है, हो सकता है वो भी इसी रणनीति के तहत बनाई जा रही है। पूरे इस सी रूट्स पर अगर कंट्रोल की बात करें तो चीन को जो भी क्षेत्रीय आसपास के जो देश हैं उनके व्यापार को बाधित करने की जो एक क्षमता है वो प्राप्त होती है। तो इस कारण से भी देखें तो जो चीन है वो अपने आसपास के देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है। यही नहीं, अगर डिफेंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। चीन जो है वो विदेशी सैन्य जो गतिविधियां हैं, विशेषतर जो अमेरिका है उसको अपने समुद्री क्षेत्र में क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो नहीं चाहता है, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र पर वो अपना अधिकार मानता है। U डैश जो या 9 डैश जो लाइन हमने बताया, तो ये पूरा जो क्षेत्र ये मानता है कि चीन की ये हमारा क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर अमेरिका के द्वारा कोई भी गतिविधि की गई तो वो अपने क्षेत्र के संदर्भ में एक उकसाने की बात, जो कि अभी उसने बोला है कि ये जो स्ट्रेटजी है वो चीन को उकसाने के लिए की जा रही है, उसके जो भी स्वायत्ता है उसे बाधित करने के लिए की जा रही है। तो इस कारण से इस तरह के जो भी एक्टिविटी है उन पर आपत्ति जताता है। चीन के द्वारा विभिन्न जो
कह सकते हैं यहाँ पर आइलैंड है जो आर्टिफिशियल है वो निर्मित किए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़े स्तर पे जो भी सैन्य बेस हैं वो बनाए जा रहे हैं। और अमेरिका और अन्य देशों के जो युद्धपोत हैं वो नियमित रूप से क्या है कि फ्रीडम ऑफ जो नेविगेशन है इन अभियानों के तहत इन जल क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। तो अमेरिका भी क्या करता है कि चीन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस तरह के जो अभियान है हमेशा संचालित करता है। और अब इससे उसका काम नहीं बना तो उसने जापान, फिलीपींस, ताइवान को कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाकर जो आइलैंड चैन स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर लागू करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका क्या परिणाम होता है, चीन की जो प्रतिक्रिया है वो कहाँ तक पहुँचती है और जो तनाव है पूरा साउथ चाइना सी को लेकर वो आने वाले समय में उसकी भविष्य में दशा दिशा क्या होती है अब तो देखने वाली बात है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, जापान और कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर, या फिर वियतनाम और थाईलैंड। तो इनमें से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है और सही विकल्प आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।